अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, दैट इज प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में टोटली एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आपको देखने को मिलते हैं, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की दो मेम्ब्रेन्स थी, आउटर एंड इनर, ऐसे ही आपकी प्लास्टिड जो होती है इसकी भी खुद की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा, प्लांट्स में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी खुद की डबल मेम्ब्रेन्स है? सो दैट इज प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे। एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं रहेगा बट माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर होगा एनिमल सेल में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इनके पास खुद का अपना सेल्फ डीएनए होता है और खुद के इनके राइबोसोम्स होते हैं। देखो जो डीएनए है मतलब डीएनए की वजह से ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये पावर होता है कि ये डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये डिवाइड कर सकते हैं और अपने जैसा न्यू प्लास्टिड बना लेंगे तो इसे बोलेंगे सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर। ठीक है, तो ये डीएनए के प्रेजेंस के कारण है। और जब इनके पास खुद का राइबोसोम है तो राइबोसोम की वजह से ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, जो हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिड्स के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं और प्लास्टिड्स को जो डिवाइड किया गया है वो इस बेसिस पे किया गया है कि इनमें इनके अंदर किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इनके पास जो पिगमेंट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, या तो इनके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या कलर पिगमेंट होंगे, कलर्ड पिगमेंट्स होंगे, या तो कोई पिगमेंट इनके पास नहीं होगा। ठीक है, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट टाइप इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जिसके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल। सो द प्लास्टिड विच विल हैव देयर ओन क्लोरोफिल पिगमेंट, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि ऐसा आपका प्लास्टिड जिसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं है, ना तो ग्रीन पिगमेंट्स है ना तो आपके कलर्ड पिगमेंट्स है। ठीक है, तो कोई भी पिगमेंट नहीं है और कोई भी पिगमेंट नहीं है तो इनका कैसा कलर रहेगा, ल्यूको रहेगा। ल्यूको मतलब व्हाइट कलर रहेगा। ठीक है, सफेद कलर का रहेगा। थर्ड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट। अब ऐसा प्लास्टिड जिनके पास कलर्ड पिगमेंट्स है। कलर्ड मतलब रेड, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, ठीक है, ये जो येलो कलर, तो डिफरेंट इन कलर्स के जो पिगमेंट्स अवेलेबल रहेंगे तो उसे बोलेंगे क्रोमो। क्रोमो मतलब ही होता है कलर्ड। ठीक है, तो ऐसा प्लास्टिड जिसके पास कलर्ड पिगमेंट्स हैं इन्हें बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। अब हम देखते हैं वन बाय वन एक एक के बारे में। तो फर्स्ट टाइप इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना आपका क्लोरो मतलब ही होता है क्लोरोफिल, और प्लास्टिड है आपका प्लास्टिड होगा। ठीक है, तो ऐसा प्लास्टिड जिसके पास खुद का क्लोरोफिल पिगमेंट है, सो दिस इज हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट एंड ऑल्सो कंटेन येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स अलॉन्ग विद क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के साथ थोड़े बहुत इनमें येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो जितने भी ये आपको मैंने टाइप्स बताए ये सभी इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट कैन बी चेंज्ड इनटू द अदर टाइप लाइक क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट है इट कैन बी चेंज्ड इनटू द ल्यूकोप्लास्ट। तो तीनों जो है ना वो इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट देखने को मिल रहा है कि इनके पास ग्रीन के साथ कुछ येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। बट मेजर अमाउंट में अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा आपके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल अगेन क्योंकि इनके पास राइबोसोम है और राइबोसोम की वजह से ये खुद का प्रोटीन बनाएंगे और इसीलिए इसे बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। अब किचन मतलब क्या होता है? किचन मतलब क्या होता है कि आपके किचन में क्या बनता है, ऑब्वियसली खाना बनाते हैं। हम किचन में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो सेल है उस सेल के अंदर इस सेल ऑर्गेनेल में क्या बनता है, इनके सेल ऑर्गेनेल में भी खाना बनता होगा, फूड का सिंथेसिस होता है। और हमें ये पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो फूड बनता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस वजह से ये फूड बना पाते हैं। क्लियर? तो क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उस लाइट को, सनलाइट है
ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से रिएक्शंस हो पाते हैं और न्यू फूड का सिंथेसिस हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, तो फंक्शन इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो आपका यहाँ पर ही देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो अंदर की मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो हो गई आपकी दो मेम्ब्रेन्स, आउटर प्लस इनर, तो 2 मेम्ब्रेन है इसके पास, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसके अंदर भी आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लिक्विड देखने को मिलता है जिसे मैट्रिक्स नॉर्मली बोलते हैं, बट इस केस में क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स है उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको हमने नेम दिया था मैट्रिक्स, बट इन द केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट द मैट्रिक्स और द लिक्विड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा आपका ये हो गया। ठीक है, आपके स्ट्रोमा में आपको रेड कलर के डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे। ये रेड कलर के डॉट्स हैं। तो ये रेड कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। और यही राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और इन्हीं की वजह से क्या बोला जाता है? सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो दिस इज डीएनए। ठीक है, डीएनए की वजह से ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, पावर है इनके पास, ये डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे सिक्के एक के ऊपर एक रखे हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक क्या रखे हैं? सिक्के रखे हैं। तो ये जो आपको डिस्क लाइक जो शेप दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे जो फ्लैट एंड चपटे थोड़े और डिस्क्वाइड शेप जो दिख रहा है, जो एक के ऊपर एक रखे हैं लाइक दिस। ठीक है, फ्लैटेंड है, थोड़े चपटे हैं और डिस्क के जैसे शेप होता है इनका, एक के ऊपर एक रखे हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ग्रैनम है। इसमें आपको ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर, एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है, यही आपका होता है थाइलाकॉइड। क्या होगा? ये आपका थाइलाकॉइड होगा। मतलब ये एक थाइलाकॉइड हुआ, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइक दिस, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे एक के ऊपर एक। अंडरस्टूड? तो एक जो आपको दिख रहा है इतना, दिस इज ग्रैनम। ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट हैं, उसे ग्रैना बोलेंगे बिकॉज ग्रैना इज अ प्लूरल। एक जो आपको डिस्क शेप दिख रहा है दिस इज थाइलाकॉइड। ठीक है, एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से अटैच होंगे बाय द लैमेला, ये आपका लैमेला है। कनेक्शंस आपको जो देखने को मिलते हैं अलग अलग ग्रैना के बीच में, वो लैमेला के थ्रू होते हैं। आप ये देख रहे हैं ये कनेक्शन, दिस इज लैमेला। उसके बाद आपको इनके अंदर यहाँ पे ग्रीन डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे हर एक थाइलाकॉइड में। ये दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, डॉट्स। ठीक है, यही आपके होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और इन्हीं क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आप का जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो पाता है इन्हीं क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, और इसीलिए इन्हें बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम कंप्लीट ग्रैनम हो गया, दिस इज डीएनए। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ द प्लास्टिड विच इज ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो ल्यूको का मतलब है, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको मतलब कलरलेस। अब कलरलेस क्यों है? क्यों कोई कलर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कलर का पिगमेंट नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, अलग अलग कलर्ड पिगमेंट्स भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स। तो ल्यूको मतलब कलरलेस एंड प्लास्ट मतलब प्लास्टिड जो आपका है। तो मतलब व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स हमारे ल्यूकोप्लास्ट होंगे। अब इसका काम क्या है? जब इसमें कोई पिगमेंट नहीं है तो इनका काम क्या है? तो इनका मेनली काम होता है स्टोरेज का। स्टोरेज, जो भी चीजें बन रही हैं, कौन बना रहा है? क्लोरोप्लास्ट में जो बन रहा है। ठीक है, या फिर क्रोमोप्लास्ट में जो चीजें बन रही हैं, उन चीजों का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज आपका ल्यूकोप्लास्ट में होगा। देखते हैं किन चीजों का होता है। तो स्टार्च, जो स्टार्च बनता है आपके क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस से बनेगा ऑब्वियसली आपका स्टार्च। तो वो स्टार्च यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, उसे बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। मतलब आपका प्लास्टिड का वो पार्ट जहाँ पे स्टार्च डिपॉजिट हो गया है, दैट इज कॉल्ड अमाइलोप्लास्ट। ठीक है,
इलायोप्लास्ट में क्या होगा, प्लास्टिड का वो पार्ट जहाँ पे ऑयल्स का डिपोजिशन होगा, इसे हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। नेक्स्ट टाइप जो है इसका, जहाँ पे प्रोटीन का डिपोजिशन होगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन का डिपोजिशन होगा उन्हें हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। व्हाट, एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर। तो फर्स्ट जो है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज इलायोप्लास्ट एंड थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट। तो ये डिपोजिशन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट जो टाइप है विच इज द लास्ट एंड द थर्ड टाइप ऑफ द प्लास्टिड। तो क्रोमो मतलब होता है कलर। क्रोमो मतलब क्या होगा, कलर। क्रोमो वर्ड कहीं भी आता है उसका मतलब होता है कलर से, कलरफुल, कलर्ड। ठीक है। तो ऐसा प्लास्टिड जहां पे कलर्ड पिगमेंट्स हैं, कलर्ड मतलब कि येलो, ऑरेंज, रेड, इन जो अलग अलग कलर्स हैं इनके पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन नहीं रहेगा, यहाँ पे ग्रीन नहीं रहेगा, सिर्फ कलर्ड पिगमेंट्स रहेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। फंक्शंस क्या हैं, अब देखो, जो भी आपको फ्लावर्स, जो भी फ्रूट्स आपको कलरफुल दिखते हैं, अलग अलग कलर्स के दिखते हैं, येलो, ऑरेंज, उनका मिक्सचर, रेड कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, जो अलग अलग आपको कलर्स दिख रहे हैं फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वो सिर्फ इसकी प्रेजेंस से ही होता है। ठीक है। वो जो कलर है वो आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है। इट इम्पार्ट्स कलर्स टू फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स। तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं, उन फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में इनका प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से उनका अलग अलग कलर्स होता है। नेक्स्ट है दीज आर रिच इन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एंड लिपिड्स। तो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं और उन पिगमेंट्स का पर्टिकुलर नेम है, उन्हें हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है। तो जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं उनको बोलते हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, और इनमें लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका फंक्शन ये है कि क्रोमोप्लास्ट ऑब्वियसली ये कलर इम्पार्ट कर रहा है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में। तो जो फ्लावर्स का जो कलर है वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग जब होता है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अलग अलग कलर्स के हैं, इस वजह से क्या होता है, जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द फ्लावर, और इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हो पाता है, दैट इज द पॉलिनेशन। ठीक है। अगर जो फ्लावर्स कलरफुल नहीं रहेंगे, अलग अलग कलर्स के नहीं रहेंगे, तो उसमें जो पॉलिनेशन है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन मतलब कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब कि आपका पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं जो आपके एंथर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर के, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बाय द इंसेक्ट। ठीक है। और इंसेक्ट कब आएंगे, जब इंसेक्ट को वो फ्लावर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, कलरफुल लगेगा। क्लियर। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो सीड फॉर्मेशन में, सीड के बनने में ये पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये तभी हो पाता है जब आपके फ्लावर्स कलरफुल रहेंगे। और फ्लावर्स कलरफुल कब रहेंगे, जब उनमें कलर्ड पिगमेंट्स होंगे, मींस क्रोमोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये सभी थे फंक्शंस के बारे में, ये टाइप्स हैं आपके प्लास्टिड्स के। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। Welcome to the channel everyone. So in this video we will discuss about the next cell organelle, that is vacuole. इससे पहले हमने अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश पे आ गया है चैप्टर। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वैक्यूल। तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वैक्यूल की वैक्यूल होता क्या है। तो वैक्यूल आपके प्लांट और एनिमल दोनों में अवेलेबल होता है। ठीक है। बट डिफरेंस इतना है कि जो प्लांट सेल में आपका वैक्यूल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा नहीं, मतलब 90% जो आपकी प्लांट सेल का जो स्पेस होता है वो आपका वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है। बट अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है। और यही एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसको देखकर आप पता कर सकते हो कोई भी सेल, अगर वो प्लांट या एनिमल है, अगर आपका वैक्यूल बड़ा साइज है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो प्लांट सेल है। ठीक है। और वैक्यूल या तो बिल्कुल नहीं है या तो छोटे छोटे साइज के वैक्यूल है, तो आप देख के पता कर सकते हो कि वो आपकी एनिमल सेल है। ठीक है। तो ये जो वैक्यूल होते हैं ये क्या है, ये एक स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट मतलब कि इनके अंदर जो भी सेल का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो जाके इसमें स्टोर होता है। ठीक है। तो जो आपका वैक्यूल है ये क्या है, स्टोरेज सैक है। सैक मतलब एक स्टोर करने वाली यूनिट, सैक मतलब एक थैली जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो स्टोरेज सैक है जिसके अंदर आपका लिक्विड प्लस आपका सॉलिड कंटेंट अवेलेबल होता है। ठीक है। लिक्विड है और सॉलिड है, दोनों कंटेंट इसमें अवेलेबल रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि जो वैक्यूल है वो आपका स्टोरेज सैक है दैट स्टोर सॉलिड
along with the liquid content. ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट इज वैक्यूल इज फिल्ड विद सेल सैप. मतलब कि वैक्यूल का शेप इस तरीके का होता है. वैक्यूल के अंदर ही आप देख रहे हैं ये सॉलिड प्लस लिक्विड कंटेंट, इसे हम बोलते हैं सेल सैप. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज फिल्ड इनसाइड द वैक्यूल, सो द नेम इज सेल सैप. इसे हम बोलते हैं सेल सैप. ठीक है, यही सेल सैप में आपका लिक्विड प्लस सॉलिड कंटेंट दोनों ही इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, तो वैक्यूल इज फिल्ड विद द सेल सैप. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो वैक्यूल है इसकी खुद की एक मेम्ब्रेन है. मतलब इसकी भी, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो इसकी खुद की ये मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. ठीक है, तो ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका नेम है टोनोप्लास्ट. उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. यहां से भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है आपका प्लांट सेल कंटेन्स लार्ज साइज्ड वैक्यूल. ठीक है, तो जो आपकी प्लांट सेल होती है, ठीक है, ये प्लांट सेल, सपोज ये प्लांट सेल है आपकी, तो उसमें 90% जो मेजर पार्ट है, 90% जो स्पेस है वो आपका वैक्यूल के थ्रू ही ऑक्युपाई किया जाता है. ठीक है, इसी वजह से जो आपका न्यूक्लियस हो गया और आपके जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो आपके कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से मतलब जो स्पेस है 90% स्पेस इन द प्लांट सेल, दिस इज ऑक्युपाइड बाय द लार्ज साइज्ड वैक्यूल. दिस इज वैक्यूल. large sized vacuole, and this large sized vacuole it pushed all the cell organelles and the nucleus towards the corner. ठीक है, इसकी वजह से ये कॉर्नर में शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये था आपका प्लांट सेल. अगर हम एनिमल सेल को देखें, एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स रहेंगे. कुछ एनिमल सेल में आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे तो उनका साइज बहुत छोटा होगा, बट कुछ ऐसे भी एनिमल सेल होते हैं जिनमें आपको वैक्यूल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, एकदम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है कि एनिमल सेल कंटेन्स स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स एंड प्लांट सेल कंटेन्स लार्ज साइज्ड वैक्यूल. नेक्स्ट है सब्सटेंसेज लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल. ये जो सेल सैप आप देख रहे हैं, तो ये सेल सैप किन चीजों से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या कंटेन करके रखता है. ठीक है, तो इसमें शुगर होगा आपका, उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो भी आपके सेल के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं. ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स आपके इसमें स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, तो आपके अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सभी आपके इसी वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं. ठीक है, तो ये स्टोरेज का काम भी करता है. अब नेक्स्ट क्या है, इट फंक्शंस एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेल इन प्रोटोजोआ. मतलब जो आपके प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो कि आपके बहुत ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, इन प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोआ मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो आपका है. ठीक है, इन प्रोटोजोआ में क्या है, वैक्यूल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो ये वैक्यूल्स का काम क्या है, एक्चुअली जो वैक्यूल है वो क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं. ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, osmoregulation, osmo word is related to the osmotic pressure. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रेगुलेट करेगा, मान लो कि आपकी सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाटर है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा वाटर अगर सेल के अंदर है तो ये क्या करेगा, एक्सेस वाटर को रिमूव आउट कर देगा सेल से. ठीक है, और आपके सेल में अगर बहुत कम है, ठीक है, कम वाटर है, तो ये क्या करेगा, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. मतलब जो आपका वैक्यूल है ये प्रोटोजोआ में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि एक्सेस वाटर और एक्सेस सॉलिड जो रहेगा सब्सटेंस, वो इस वैक्यूल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, उसको रिमूव आउट करने का काम करता है आपका वैक्यूल. और इसे ही हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, जो कि आपका प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा, जो आपका वैक्यूल करता है. नेक्स्ट है आपका फूड वैक्यूल इन अमीबा. तो आपको पता होगा अमीबा क्या है, अमीबा आपका यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल है वो वैक्यूल फूड वैक्यूल का काम करता है. कहने का मतलब जब अमीबा फूड का इंटेक करता है, जब खाना खाता है, ठीक है, जो बहुत सिंपलर फूड होता है, तो ये जो फूड जब खाएगा तो वो फूड कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो आपका फूड वैक्यूल में चला जाएगा. ठीक है, और यही फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, उस फूड का डाइजेशन होता है. तो ये फूड
जो वैक्यूल है जो वैक्यूल है आपके अमीबा में, ये क्या करता है, फूड को स्टोर और डाइजेशन का काम भी करता है आपका वैक्यूल इन द अमीबा। तो ये फूड वैक्यूल के जैसे काम करता है, ठीक है। और अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा के अंदर जो वैक्यूल है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बोलते हैं या फिर फूड वैक्यूल भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो यस, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉलिड को रिमूव कर देगा आपके सेल से। सेकेंड, इट स्टोर्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। तो यस, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अगेन सेम, जो भी आपके सेल में फंक्शंस चल रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है आपका वैक्यूल। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब कि आपकी सपोज ये प्लांट सेल है, ठीक है, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है इसका साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, एक प्लांट सेल को ये कुशनी इफेक्ट प्रोवाइड करती है। मतलब कि एक जो सेल है उसको बर्स्ट नहीं होने देती, ठीक है, उसको डैमेज नहीं होने देती, ये कुशनी इफेक्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपके प्लांट को। तो यही ये पॉइंट बोल रहा है आपको, एक प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो सेल को क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडनेस देता है, ठीक है। रिजिडनेस क्या, कि अगर देखो ऐसे समझिए आपकी जो सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज बड़ा है तो ये बैलून के जैसा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपकी सेल इसमें बर्स्ट नहीं होगी, सेल को डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कुशनी इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये कुशनी इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपकी सेल को। तो ये थे फंक्शंस के बारे में, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज सेंट्रोजोम। तो फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल्स। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। थर्ड पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, ठीक है। आपने सेंट्रियोल्स नॉर्मली ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कि हमेशा आपने सुना होगा कि एनिमल्स में सेल डिवीजन जो प्रोसेस है इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो आपके सेंट्रियोल्स करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जो सेंट्रियोल्स है ना, ये सेंट्रियोल्स दो होते हैं। कितने होते हैं, ये सेंट्रियोल्स दो होते हैं, और दोनों सेंट्रियोल्स को कंबाइनली एक साथ हम मिला के बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्लियर, ऐसे समझिए, आप सपोज आपकी ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। तो आप मान लो ये आपकी एक सेंट्रियोल है, ये दूसरी सेंट्रियोल है, ये इस तरीके से रखी होती है, इस तरीके से प्लेस्ड रहती है, ठीक है। तो यही दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। क्लियर, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रेन्यूलिक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो दो सेंट्रियोल रहेंगे आपके एक सेंट्रोजोम में। क्लियर, सेंट्रियोल्स आर होलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स विच आर मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके एक सेंट्रियोल का, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक आपका सेंट्रियोल है। तो इस सेंट्रियोल में आप देखिए आपको कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, हॉलो मतलब आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये एक ट्यूब, दूसरी, तीसरी, देखो यहाँ से आपको हॉलो दिख रहा है, ठीक है, आपको अंदर से खोखला टाइप का दिख रहा है। तो ये कैसे है, हॉलो है और सिलेंड्रिकल्स हैं। ये अंदर से कैसे है, ये हॉलो है और सिलेंड्रिकल शेप के, इस तरीके से, ठीक है, अंदर से खोखले हैं और सिलेंड्रिकल इसका शेप है। तो इस तरीके से ये बने होते हैं। अब एक जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स तीन तीन के पेयर में, मतलब जैसे तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, एक बंडल में रहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट तीन लोकेटेड रहेंगे, फिर नेक्स्ट तीन लोकेटेड रहेंगे, ऐसे करके आपके 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और आपका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये एक सेंट्रियोल है। अब दूसरा सेंट्रियोल कहाँ रहेगा, तो एक ये सेंट्रियोल है, इसके अलावा जो दूसरा सेंट्रियोल है वो आपके इस डायरेक्शन में, मतलब सेम ये स्ट्रक्चर आपका यहां प्रेजेंट रहेगा।
ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इतने बनाए, आधे पीछे हैं, तो ये सामने के दिख रहे हैं, इसके पीछे भी लोकेटेड है। तो एक आप इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन। आप देख सकते हैं एक सेंट्रियोल का डायरेक्शन ये है और दूसरे सेंट्रियोल का डायरेक्शन ये है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर ये लोकेटेड रहते हैं, और यही इसका प्रॉपर पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न है इसका? दीज आर लोकेटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है, एक ये और दूसरा इस डायरेक्शन में। तो दीज आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके ही जस्ट बाद में ये प्लेस रहेंगे। कहाँ पे? जैसे मान लो ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे आपके लोकेटेड रहेंगे आपके सेंट्रोसोम। क्लियर? यहाँ पे इसकी लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका सेंट्रोसोम का, कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रोसोम डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट मूव्स टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ सेल। तो मान लीजिए कि ये आपकी सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो आपका ये सेंट्रियोल्स 2 रहेंगे, तो एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है, ठीक है। जब आपकी सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन के समय क्या होता है, एक सेंट्रियोल ऊपर चला जाता है, एक यहाँ चला जाता है, मतलब एक नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल पे चला जाता है, ठीक है। कैसे जाएगा? दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डिवाइड होने वाला है, एक सेंट्रियोल यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये जब सेल डिवाइड होगी, धीरे धीरे सेल डिवाइड होगी, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, सेल भी डिवाइड होगी, और इनके बीच में क्या होगा, फाइबर्स बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनका काम यही है कि जब सेल डिवाइड होती है तो दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, अपोजिट साइड्स में चले जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द डिवीजन ऑफ अ सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रोसोम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की, दैट इज राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम जो है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का इसका काम होता है, और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स को भी डिमांड होती है प्रोटीन की, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में भी ये अवेलेबल होता है और ये यूकैरियोट्स में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो दोनों में ही, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही प्रोटीन की डिमांड होती है, इसलिए ये दोनों में अवेलेबल होता है। सो फर्स्ट आपको पॉइंट क्लियर होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम रहता है, प्रोटीन को ये बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन दोनों में अवेलेबल रहेगा, जो अभी मैंने आपको बताया। थर्ड पॉइंट इज इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। मतलब प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो ये राइबोसोम जो है फ्रीली प्रेजेंट रहेंगे आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे आपके राइबोसोम्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स में आपको राइबोसोम्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड भी दिखेंगे साइटोप्लाज्म में, और आपको राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड दिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर में। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें तो नहीं होंगे, बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आई मीन जो RER है आपका, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, और उनके भी मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो टिब्यूल्स होती हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे ये ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से अटैच रहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो आपके फ्रीली फ्लोटिंग भी रहेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पर्टिकुलरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलेंगे राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स हैं तो इनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो जो राइबोसोम्स हैं इनका सिंथेसिस जो है वो आपके न्यूक्लियोलस में होगा, और ये न्यूक्लियोलस जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल होता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं न्यूक्लियस वाले लेक्चर में। मैंने तब आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फैक्ट्री? क्योंकि इन न्यूक्लियोलस में ही आपके राइबोसोम्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स हैं आपके, जो आपके साइटोप्लाज्म और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अवेलेबल हैं, ये आपके न्यूक्लियोलस से आते हैं, ठीक है।
ये आपके न्यूक्लियोलस से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राइबोसोम्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि राइबोसोम्स जो है ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था राइबोसोम के बारे में। थैंक यू।